बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ एट 6। आपका मेज़बान मेहिलाल हांजुरी हाजिर खिदमत। और आज के न्यूज़ एट 6 में मुतअद्दिद खबरें आए चाहती हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उस पर मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज का रिएक्शन, चाहे PDP हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, और मुल्क भर के अंदर कॉमन सिविल कोड के निफाज को लेकर या उस पर जो अभी चर्चा पूरे मुल्क के अंदर चल रही है। बाज लोग ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन से पहले इस तरह का नैरेटिव खड़ा किया है, इंप्लीमेंट नहीं करना है। वहीं पर बाज लोग इस पर किस तरह से रिएक्शन दे रहे हैं वो भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन साथ ही साथ कुकरनाग के अंदर आज 3 मुलाजमीन ने खुद सोजी करने की कोशिश की है। वजूहात क्या है, आप बने रहिए न्यूज़ एट 6 के साथ, हम मालूमात आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की आज श्रीनगर के राजभवन में दिए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस से। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में LG मनोज सिन्हा ने एक बड़ा ऐलान किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जिन लोगों को रहने के लिए जमीन नहीं है और रहने के लिए छत नहीं है, उन्हें सरकार फी कुंभा 5 मरला जमीन देगी ताकि वो अपना घर बना सकें। और उन्होंने कहा कि अभी तक 2711 ऐसे कुंभों को सरकार ने जमीन दी है जिनके पास जमीन नहीं थी, और यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, यह लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा। मनोज सिन्हा ने यह भी कहा कि इसी साल मई के महीने में मरकजी सरकार ने करीबन 2 लाख कुंभों को, ये तकरीबन लमसम में 2 लाख कुंभों को प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के तहत मकान बनाने को मंजूरी दी है। और उन्होंने कहा कि ये मकान इन्हीं जमीनों पर बनाए जाएंगे जो उन्हें मुफ्त में दी जाएगी सरकार की जानब से। उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर डॉक्यूमेंटेशन होगी और उसकी जो कागजात हैं वो भी उन्हें दिए जाएंगे ताकि वो बेहतर तरीके से जिंदगी गुजार सके। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यह भी कहा कि इन चीजों के लिए रंग, नस्ल, जात पात, इलाके की कोई बुनियाद नहीं है, बल्कि ये इसके लिए एक ही क्राइटेरिया है कि जिसके पास जमीन नहीं है, जिसके पास इकोनॉमिकल सोर्सेज नहीं है, उन्हीं मुस्तकीन को ये जमीन जम्मू और कश्मीर के अंदर दी जाएगी। हालांकि जम्मू कश्मीर सरकार की जानब से आपको याद ही होगा कि एक हाल ही में एक डेमोलिशन ड्राइव चलाई गई थी, जिसमें कई हजार या कई लाख कनाल जो जमीन है उससे रिट्रीव किया गया था। और उसके बाद सरकार का यह कहना है कि उसी जमीन को वो यूटिलाइज कर रहे हैं इस चीज के लिए कि जो लोग बगैर जमीन है, बगैर छत है, उन्हें मकान दिया जाए। हालांकि जब हम पब्लिक के अंदर देखते हैं तो पब्लिक का इस पर सोशल मीडिया के अंदर ही इस अनाउंसमेंट को लेकर, इस फैसले को लेकर, इस स्कीम को लेकर बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। लेकिन पब्लिक ये भी कहती है कि इससे पहले भी आवास योजना चल रही थी, लेकिन मुस्तहक लोगों को वो मकानात नहीं मिल रहे थे। ट्रांसपेरेंसी कैसे हो जाएगी, इस पॉलिसी की एग्जीक्यूशन कैसी हो जाएगी, क्या ये मुस्तहक लोगों को मिल जाएगा या किस सिलेक्टेड लोगों को मिल जाएगा, ये एक सवाल, एक चैलेंज सरकार के लिए बना हुआ है। लेकिन जहां तक पॉलिसी का ताल्लुक है, अगर वो सही तरीके से मिनो अन जमीनी स्तर पर इंप्लीमेंट हुई तो जम्मू कश्मीर के अंदर इससे बड़ा तामीरी कदम कोई नहीं होगा, ये पब्लिक कहते हैं। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ क्या कहते हैं, आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। काउंसिल में हम लोगों ने निर्णय किया और रेवेन्यू डिपार्टमेंट और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने मिलकर के तय किया और काफी चर्चा करके कैसे लैंडलेस फैमिलीज जो भी हैं जम्मू कश्मीर में, उनको अगर वो एलिजिबल है तो उन्हें हम 5 मरला जमीन देंगे ताकि वो घर बना सकें। अभी 2711 ऐसे इतने परिवारों को जो कि लैंडलेस थे उनको प्रशासन ने जमीन दी है। और आगे भी जो हमारी सूची है, ये मेवाई के जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं जिनके पास भी आवास नहीं, जैसे जैसे भारत सरकार से आवास आता जाएगा वैसे उनको जमीन देकर के हम उपलब्ध कराएंगे। आप में से अनेक लोगों को मालूम है इसी वर्ष मई में भारत सरकार ने ये मेवाई में लगभग 1,99,550 1,99,550 ये मेवाई में अतिरिक्त मकान दिए थे। तो जो वेटिंग लिस्ट
बीमारी है उसको कैसे सैचुरेट किया जाए, इस दृष्टि से यहाँ के प्रशासन ने प्रयास किया था और भारत सरकार ने उदारतापूर्वक यह बात दिए थे। अब इसकी सैंक्शन तारीख 30 जून थी और इसे जल्दी से जल्दी 2024-31 मार्च तक बनाने का लक्ष्य हम लोगों ने रखा है। 1,44,000 प्रधानमंत्री आवास हमने 30 जून तक सैंक्शन किए हैं। जो बचे हुए हैं उनको भी जल्दी से जल्दी 50,000 स्वीकृति प्रदान करेंगे। इसमें सर रिफ्यूजीज भी आ रहे हैं जो पीओके के थे, उनके पास मैंने केवल एक क्राइटेरिया है, वो एलिजिबल हो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, जमीन नहीं है तो जमीन सरकार देगी, दैट्स ऑल। नो रिलीजन, नो बात, भूमिहीन यही क्राइटेरिया और एलिजिबिलिटी ऑफ पीएमएवाई। आप इस तरह समझिए कि अब किसी पंचायत का या किसी गांव का व्यक्ति है तो उसको तो वही आवास बनाना होगा ना। तो सामान्य तौर पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई गांव या ऐसी कोई पंचायत होगी जहां सरकारी भूमि हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो जो लोग जहां के रहने वाले वहीं उन्हें भूमि दी जाएगी। क्योंकि अब अनंतनाग के किसी पंचायत के व्यक्ति को हम ले जाकर के सावा में जमीन देंगे तो हम उसके साथ जो जहां रहता है और वहां अगर उसके पास जमीन नहीं है तो वहीं पर उसे एकोमोडेट किया जाएगा, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा। लेकिन मनोज सिन्हा ने यह भी कहा कि G20 समिट हुआ है, G20 की कॉन्फ्रेंस कश्मीर के अंदर हुई है और उसके बाहर यानी हिंदुस्तान के बाहर मुस्बत नताइज बरामद हुए हैं। उन्होंने कहा कि यह तभी मुमकिन हो पाया है जब वैसे इकदाम जो है उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि G20 के इनेकाद से न सिर्फ मुल्की स्तर पर बल्कि बैन अवी स्तर पर भी अब जो है कश्मीर चर्चा में है, इस एतबार से कि पॉजिटिविटी को लेकर। उन्होंने कहा कि अब बड़े बड़े सेमिनार्स, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस, बड़े बड़े प्रोग्राम्स जो है वो श्रीनगर के अंदर हो रहे हैं और ये तभी मुमकिन हो पाया है जब यहाँ उस निस्बत से अच्छे इकदाम और मुस्बत इकदाम उठाए गए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यह भी कहा कि अब यहाँ के लोग भी आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं और इकदाम कर रहे हैं और कोऑपरेशन दे रहे हैं। मुझे लगता है कि कार्यक्रमों की सफलता में जहां आवाम ने सहयोग किया है, प्रशासन के हमारे सभी साथियों ने मेहनत की है, वहीं मीडिया का भी रोल बहुत ही सकारात्मक रहा है। चाहे वो G20 का आयोजन हो, उसके कारण मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान में ही नहीं दुनिया में एक अच्छा मैसेज गया है और जो लोग भी यहाँ आए थे एक प्रतिफल उसका दिखाई पड़ रहा है कि अब बाहर के देशों से भी टूरिस्ट के आने की संख्या बढ़ने लगी है और आगे और बढ़ेगी। अनेक महत्वपूर्ण आयोजन उसके बाद श्रीनगर में हुए। एक आयोजन हुआ था, में से कुछ लोगों ने कवर भी किया। भारत सरकार के डेयरी मिनिस्टर आए थे, दोनों स्टेट मिनिस्टर आए थे और लगभग 17 राज्यों के डेयरी मिनिस्टर। नज़र अमरनाथ यात्रा जारी है और इस हवाले से रोजाना यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह वाहिद रास्ता है जहां से यात्री जमीनी स्तर पर कश्मीर वारिद होते हैं, लेकिन इस शाहराह पर दबाव भी बहुत ज्यादा है और इस दबाव को मद्देनजर रखते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज राजभवन के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात भी बोली कि हमने तवाजुन बरकरार रखने की कोशिश की है ताकि जो ताजर तबका है उन्हें भी कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, जो जनरल लोग हैं उन्हें भी कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, यात्रा भी ठीक से चले और जो बाकी सयाह है वादी कश्मीर हो रहे हैं उन्हें भी किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। मुझे लगता है कि जो बात आप कह रहे हैं काफी लोग फील करना शुरू कर दिए हैं। जो कुछ गुंजाइश बची उसे भी ठीक किया जाएगा। ये वीआईपी मूवमेंट भी सामान्य व्यक्ति की तरह कुछ तो ऐसे हालात रहते हैं जिसमें कि सुरक्षा की दृष्टि से कुछ इंतजाम करने पड़ते हैं, लेकिन जो टूरिस्ट आ रहा है इस यात्रा के दौरान या स्थानीय जो नागरिक या बिजनेस करने वाले लोग, उनको कोई असुविधा नहीं हो, इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। और इसकी कोशिश मैंने पहले ही कहा कि ट्रैफिक के काउंट पर वो मैं उम्मीद करता हूँ कल से आज बेहतर हुआ है और 2 दिन में पूरी तरह सामान्य हो जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि सबके लिए समय सीमा निर्धारित करनी होगी ताकि किसी को कोई असुविधा न हो और आपसे इसीलिए मैंने अनुरोध किया कि आप लोग भी इसको थोड़ा
लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करिए। और मुझे लगता है कि जो पहले ही मैं एक तरफ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंदिरा आवास नहीं बल्कि प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के तहत घर बनाने और जो वो कुंबे जिनके पास जमीन नहीं है उन्हें जमीन दिलाने का ऐलान, तो दूसरी जानिब पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजुरा ने उस ऐलान का खैर मकदम किया है। पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन ने 5 मरला जमीन बगैर जमीन कुंबू को देने के फैसले का खैर मकदम किया है। ताहम उन्होंने कहा कि PMAY के जरिए मकान बनाने पर बीजेपी और एलजी को क्रेडिट नहीं जाता है, बल्कि PMAY इससे पहले इंदिरा आवास योजना के नाम से पहले से ही स्कीम चल रही थी, जिसका मौजूदा सरकार ने सिर्फ नाम बदल दिया है। तो आप इसको डेवलपमेंट नहीं समझते हैं? देखिए, अगर ये जो उन्होंने आज कहा है कि लैंडलेस लोग जो हैं उनको 5 मरले ज़मीन, ये वेलकम स्टेप है, हम इसकी मुखालफत नहीं करते, अच्छी बात है। और अगर उनको ये PMAY कहते हैं उसको, उसके तहत उनको मकान भी बना के देंगे तो अच्छी बात है। तो लेकिन ये क्रेडिट यहाँ बीजेपी नहीं ले सकती और न ही यहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर ले सकता है। आप कहोगे क्यों नहीं ले सकते? उन्होंने सिर्फ नाम चेंज किया। ये पहले हुआ करता था IAY, अब इन्होंने PMAY किया इसको। नाम चेंज करने में तो ये माहिर है। 5 मरला जो जमीन है आपकी सरकारों ने क्यों नहीं दी है वो लोग? देखिए, मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअली अगर आप आदाद शुमार पे जाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि 1% भी यहाँ पे होगा जो लैंडलेस होगा जम्मू कश्मीर में। ये हमारी कुदरत की हमें कुछ देन है कि यहाँ गरीब से गरीब भी जो है उसके पास जमीन भी 10 मरला 5 मरला है और मकान भी है। ये नहीं है बाकी स्टेट्स की तरह से। 1,44,000 मकान बनाए गए, तो वो कहाँ के थे? कहाँ पे हैं जरा दिखाएं। गवर्नमेंट का आंकड़ा है। आंकड़ा है, आंकड़ा तो आंकड़ा है, वो कागजों पे है। हमें जरा दिखाए ना प्रैक्टिकली कहाँ पे बनाया इन्होंने। तो वो तो मतलब है कि आवास योजना यहाँ पे काम नहीं करती। कहाँ करता है? मुझे दिखाए ना, मुझे दिखाए ना। ये जो कागजों में ये दिखाते हैं कि हमने इतना किया जी, वो किया जी, ये किया जी। इसी तरह का सवाल नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नबी डार ने भी उठाया। उन्होंने भी कहा है कि ये दरअसल IAY था, इंदिरा आवास योजना, जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बदल दिया है और इससे अब PMAY यानी प्राइम मिनिस्टर आवास योजना रखा गया है। उन्होंने कहा कि दरअसल ये स्कीम कांग्रेस या UPA दौर की थी, जिसका अब नाम बदल दिया गया है। शायद आपको पता नहीं है, ये स्कीम तो ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड थी, बट इसका नाम अलग था। ये अब तो प्राइम मिनिस्टर्स कुछ आवास योजना है। पहले ये IAY था, इंदिरा आवास योजना, जो आज भी चल रहा है, चाहे शहरों में हो या अर्बन एरियाज़ में या रूरल एरियाज़ में। ये स्कीम तो पिछले पता नहीं कितने सालों से चल रही है। ये बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है ये UPA सरकार में आया है। अब इन्होंने इसका नाम चेंज किया है, तो ठीक है, नाम चेंज किया है तो इम्प्लीमेंट भी करे, बट नोवल स्कीम नहीं है। ये बहुत पहले से चल रही है और जब उमर साहब की भी सरकार थी उस टाइम पे भी हमारे दौरे हुकूमत में भी ये सब चीज़ें होती थी। अब इस सरकार में ज़्यादा फ़ोटो ज़्यादा चलते हैं, प्रोपेगेंडा ज़्यादा चलता है और काम कम चलता है। चलिए अगली खबर में बात करते हैं PDP सदर महबूबा मुफ्ती की, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर जो जोड़तोड़ हुआ है, यानी NCP 2 हिस्सों में तकसीम हो गई है और उस पर PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने जम्मू के अंदर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इससे कहा है कि अपोजिशन की यूनिटी से घबरा के बीजेपी ने महाराष्ट्र में सियासी तोड़फोड़ किया है, क्योंकि अपोजिशन अगर बीजेपी का मुकाबला करेगा तो अपोजिशन 64% वोट शेयर को लेकर अभी पहले नंबर पे हैं और बीजेपी सिर्फ 37% पर ही मुनहसर है। ये महबूबा मुफ्ती कहती है। उन्होंने कहा कि आज की सियासी अपोजिशन बनाम बीजेपी नहीं है, यानी आज अपोजिशन वर्सेस बीजेपी ही नहीं है, बल्कि ये अपोजिशन वर्सेस CBI है, अपोजिशन वर्सेस ED है,
अपोजिशन वर्सेस जितनी भी एजेंसीज है जिनका गलत इस्तेमाल हो रहा है, ये मुकाबला उन एजेंसीज के साथ भी है। उन्होंने कहा कि मुल्क के 70 साला हिस्ट्री में अभी सबसे ज्यादा करप्ट सिस्टम है, जहां अपोजिशन के लीडरान को डराया धमकाया जाता है। ये महबूबा मुफ्ती कह रही है। जो अपोजिशन की यूनिटी है, उसी से घबरा के जो कुछ तोड़फोड़ हो रही है, ये तो उसी से घबरा के हो रही है। क्योंकि अपोजिशन अगर खाली बीजेपी का मुकाबला करना हो तो अपोजिशन इट इज 60 वर्सेस 64 वर्सेस 36%। अगर आप वोट देखते हैं, अपोजिशन के पास 64% है या 63% है, और बीजेपी के पास, एनडीए के पास 37% है। इट इज नॉट अपोजिशन वर्सेस बीजेपी, इट इज अपोजिशन वर्सेस ईडी, सीबीआई और जितनी भी एजेंसीज हैं, इनकम टैक्स की दूसरी एजेंसीज हैं, जिसको बार बार कहते हैं कि हमने करप्शन हटाना है, मगर सबसे ज़्यादा करप्शन अगर कोई जमात किसी 75 साल की हिस्ट्री में अगर कोई सबसे ज़्यादा करप्ट जमात है इस वक्त, तो वो इस वक्त रूलिंग पार्टी है, जो पैसा दे के, डरा के, धमका के। पहले तकरीर हुई एक जगह, वहाँ लीडर साहब ने कहा कि अभी एनसीपी सबसे ज़्यादा करप्ट जमात है, उसके बाद अब एनसीपी के लीडर्स को लेके जाते हैं। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां तो उड़ा ही रहे हैं, साथ साथ डेमोक्रेसी की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये जो मुल्क, जो हिंदुस्तान पूरी दुनिया में मशहूर है एज ए डेमोक्रेसी, एज ए सॉफ्ट पावर, उसको आप बर्बाद कर रहे हो, तबाह कर रहे हो। और अपोजिशन की यूनिटी इससे कम नहीं होगी बल्कि ज़्यादा बढ़ेगी। अगर कोई जमात, कोई सरकार है और सबसे ज़्यादा मिसयूज अगर किसी ने अपने पावर का किया हो, ईडी का किया हो, सीबीआई को किया हो, अपोजिशन को थ्रेटन करने की। महबूबा मुफ्ती ने, जब उनसे सवाल पूछा गया था प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर, लेकिन उनने प्रॉपर्टी टैक्स के साथ साथ कश्मीर की बिजली को लेकर भी बात की है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि सेंट्रल पूल के अंदर कश्मीर से पैदा होने वाली बिजली सबसे ज़्यादा है, यानी कश्मीर के अंदर जो बिजली पैदा की जा रही है वो सेंट्रल पूल के अंदर सबसे ज़्यादा है, लेकिन वापसी में हमें सबसे कम बिजली मिलती हैं, अनशेड्यूल्ड कट्स मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जबकि यही सरकार या अलग अलग स्टेट्स की जो सरकारें हैं वो अपने अपने स्टेट्स के अंदर 200-300 यूनिट्स लोगों को फ्री बिजली देते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर जो बिजली पैदा करती है, जहां जो बिजली का मरकज़ है, यहाँ सबसे कम बिजली मिलती है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू के लोग गर्मियों में झुलसते हैं और कश्मीर के लोग सर्दियों, जो ठिठुरती सर्दी है उसमें भी कपकपाते हैं। तो इस तरह से जम्मू और कश्मीर के लोगों को यकसा अजाब है। और साथ ही साथ महबूबा मुफ्ती का ये भी कहना है कि इसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स लगा के लोगों पर बोझ डाला जा रहा है और दरअसल अवाम का पैसा बीजेपी सरकार महाराष्ट्र जैसी रियासतों में एमएलएस खरीदने के लिए इस्तेमाल कर रही है। स्टेट प्रॉपर्टी टैक्स हो, इस वक्त जो स्मार्ट मीटर्स की बात हो, हमारी बिजली सबसे ज्यादा जाती है नेशनल पूल में, और पूरे मुल्क में ये बांटते फिरते हैं मुफ्त की बिजली, 200 यूनिट, 300 यूनिट। और कश्मीर में, श्रीनगर ठंड में जलता है कश्मीर, और जम्मू सर्दी गर्मी में जलता है। और ऊपर से स्मार्ट मीटर, बिजली की फीस की अभी तक बिल्स नहीं आए हैं, 4-4 महीने का इकट्ठे लोगों को देना है, तो और कितना लोगों को तंग करेंगे। और आप प्रॉपर्टी टैक्स लगा के ये तो लोगों के ऊपर बोझ डालना चाहते हैं, और तो कुछ भी नहीं है। जो असली पैसा है, जो लोगों का पैसा है, वो जैसे महाराष्ट्र में इन्होंने अभी एक सर्जिकल स्ट्राइक कही है, उसको क्या इलीगल स्ट्राइक कहती हूँ मैं उसको, उसमें खर्च करते हैं। जो लेजिस्लेटर्स हैं उनको खरीद फरोख्त में, सरकारों को गिराने में खर्च करते हैं, और यहाँ से लोगों की खाल खींचते हैं। बिजली का फीस, प्रॉपर्टी टैक्स। नाज़रीन, इलेक्शन से कबल ही भारतीय जनता पार्टी ने पूरे मुल्क के अंदर जो कॉमन सिविल कोड है उसको लेकर एक मुहिम शुरू की हुई है, और आज हर कोई डिबेट और आज हर कोई जो जलसा है इसी चीज़ को लेकर हो रहा है। तो कुल मिलाकर मुल्क भर के अंदर इस सियासत को लेकर, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सियासत काफ़ी गर्म है। महबूबा मुफ्ती से भी यही सवाल पूछा गया था और उन्होंने उसके जवाब में एक अनोखा जवाब दिया इस सवाल का, क्योंकि उनसे जब पूछा गया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आपका क्या नुक्ते नज़र है, तो महबूबा मुफ्ती ने इस अंदाज में दिलचस्प और अनोखा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि टमाटर 25 से 100 रुपए पर पहुंच गए, यानी
टमाटर की कीमत 25 रुपए से बढ़कर 100 रुपए हो गई है और वो 100 रुपए में आप भी खरीदते हैं, मैं भी खरीदती हूँ। उन्होंने कहा कि नौकरियां न हिंदू को मिलती है न मुसलमान को मिलती हैं। उन्होंने कहा कि गैस की कीमत 500 से बढ़कर 1200 हो गई, आप भी खरीदते हैं, मैं भी खरीदती हूँ। उन्होंने कहा कि 2 करोड़ रोजगार न हिंदू को मिला न मुसलमान को मिला। इसी को यूनिफॉर्मिलिटी कहते हैं। यहाँ सब कुछ यूनिफॉर्म है, जो आपको भी मिलता है, हमें भी मिलता है, हिंदू को भी मिलता है, मुसलमान को भी मिलता है। और मिलता क्या है? कीमतों में इजाफा, नौकरियां कहीं नहीं और नाइंसाफी। और महबूब मुफ्ती ने कहा कि बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़ दिया गया है, पहलवानों के बच्चों के रेपिस्ट भी खुलेआम घूम रहे हैं। यानी यहाँ पर भी हिंदू के साथ भी वही व्यवहार और मुसलमान के साथ भी वही व्यवहार, और इसी को यूनिफॉर्मिलिटी कहते हैं। बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़ दिया गया और हमारी जो पहलवान बच्ची हैं उनका रेपिस्ट खुला घूम रहा है। टमाटर जो है 25 रुपए से 100 रुपए किलो आपको भी मिलता है, मुझे भी वही मिलता है। नौकरियां ना हिंदुओं को मिल रही है ना मुसलमान। दैट्स द यूनिफॉर्मिटी जो इस कंट्री में इस वक्त। गैस की जो कीमत है 500 से 1200 हो गई है, वो यूनिफॉर्मिटी है। आप इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, ना आपको मिला ना मुसलमान को ना मिला हिंदू, वो तो सब यूनिफॉर्म चल रहा है। अब कौन सी यूनिफॉर्मिटी लाना चाहते हैं वो मुझे बताइए। जब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड से मुझे सवाल कर रहे हैं, मुझे बताइए आप किस कानून की बात कर रहे हैं। अगर वो कोई ऐसा कानून है जिससे टमाटर की कीमत फिर 25 रुपए हो जाएगी, यहाँ के नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, अगर पहलवान बच्चियों को इंसाफ मिलेगा, उनका रेपिस्ट जेल में डाल दोगे आप, तो शायद हो सकता है कि किसी को कोई ऐतराज। मैडम लेकिन बीजेपी के वो तो आपको हिंदू लॉ में भी इस वक्त डिस्क्रिपेंसीज है, उसमें डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। अगर इस किस्म का कोई अच्छा कानून आता है जिसमें औरत मर्द के बराबर उसको हुकूक मिलते हैं, उसको प्रॉपर्टी राइट्स मिलते हैं, जो हिंदू लॉ में भी नहीं है, तो उसमें तो ठीक है। मगर उसके साथ साथ जब बच्चों का बलात्कार हो, उसके लिए जो कानून है उसको तो इम्प्लीमेंट कर लीजिए। हमारी पहलवान बच्चियां कितने महीनों से दरदर हो रही हैं। आप तो वो रेपिस्ट के साथ तो आप फोटो खिंचवाते हो, तो आप किस कानून की, आप बीजेपी कौन से कानून को मानती है, कौन से संविधान को मानते हैं? वो तो सब चीजों की है। इधर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मावन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मुस्तफा कमाल ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कहा कि यह पॉलिसी किसी भी तौर पर मुल्क की मुफाद में नहीं है, क्योंकि इस पॉलिसी से अलग अलग मज़ाहिब, समाज और इलाकों के रस्म रिवाज और कल्चर जो है वो मुतासर हो रहे हैं। ये कदम पहले ही मशकूक है, क्योंकि पिछले 9 साल में सरकार ने कोई कदम इस निस्बत नहीं उठाया था, बल्कि अब आइंदा इंतखाबात के पेश नज़र इस तरह की बातें करना कतन भी मुल्क की मुफाद में नहीं है। मरकजी सरकार जो है इस वक्त ये जो मसला है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी तमाम मज़ाहिब के लोग जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं उनके जो अलग अलग रस्म रिवाज हैं, कायदे हैं, इबादत करने का तरीका है, ये सब ये चाहते हैं इस पर गौर हो और एक नई फिजा यहाँ हिंदुस्तान में शुरू हो जाए। पहले तो मैं मशकूक समझता हूँ ये जो कदम इन्होंने उठाया है, अगर नेक नीति से होता, हिंदुस्तान के लोगों को फ़ायदा मिलने का होता या सरकार को जायज़ फ़ायदा मिलता, तो फिर ये 10वां साल जो उनका हुकूमत का बीजेपी का चल रहा है इस वक्त हिंदुस्तान में, तो 9 साल जो गुजर गए, करीब करीब 10 साल जो गुजर गए, इनमें याद क्यों नहीं आया कदम इस पर उठाना कि किसी किस्म की तब्दीली करना या किसी किस्म की इसमें कम करना। मैं समझता हूँ वो मुल्क के मफाद में नहीं है। ये रस्म रिवाज रहने दीजिए। यही चलिए अगली खबर में बात करते हैं कुकरनाग की, जहां पर आज महकमा फ्लोरिकल्चर में काम करने वाले 3 मुलाजमीन ने खुदसोजी करने की कोशिश की थी। इन तस्वीर में आप देख सकते हैं, दरअसल कुकरनाग गार्डन में मौजूद सयाहों में उस वक्त आज खौफ व हिरास फैल गया जब फ्लोरिकल्चर में काम कर रहे 3 अफराद ने खुदसोजी करने की कोशिश की है, खुद को आग लगाने की कोशिश की थी उन्होंने।
उन्होंने कहा कि इस दौरान तमाशियों ने बर वक्त मुदाखलत करते हुए तीनों को बचा लिया और उन्हें SDH कोकरनाग ले गए, जहां से 2 अफराद को GMC अनंतनाग रेफर कर दिया गया है। तीनों आर्जी मुलाजमीन ने मुबैना मुंतकिली यानी उनकी ट्रांसफर का मामला था, जिसको लेकर उन्होंने इंतहाई बड़ा कदम उठाया और बताया जा रहा है कि तीनों आर्जी मुलाजमीन का तबादला वादी के मशहूर सयाहती मकाम पहलगाम किया गया था, जिसके बाद तीनों अफराद ने खुदसोजी करने की कोशिश की थी। बार बार बांगे ट्रांसफर सर कैपेसिटी तुम जरिए बच वल गसन कह या और तो बल्कि प्यार आए सरस गस सान खुद मुश्किल गरीब मार गसन ये जरूरत स्टाफ अच्छा बल वेरी नाग बाकी बागात तक बार बार कोकरना क्या तुम क्या आए बेचार और तुम मानो जिक्र मैं अफसर हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता, जैसे मैं चाहूँ वैसे मैं करूँ। तुम वही द्राय पता है इसकी रिक्वेस्ट कर सर नहीं तुम तो जाओ निकल जाओ, नहीं तो मैं भूल डालूंगा युति बोले तू नहीं तो तुम निकल जाओ, तुम मर गए। सर ये जाकिर हुसैन इज इंजर्ड सीरियस कंडीशन में सर अस कम गुना अगर अस रिक्वेस्ट कर रहे हैं अफसर आता है हेन बार बार यह कर बार बच बच अम पे गए 6 रेत और या बाकी गार्डन तक पे लड़का अस ऑलरेडी सर अगर यून मजबूरी पे स्टाफ जो 70,000 60,000 सैलरी लेते उनको ले जाओ दपू तुम कम चीज मैं करो ये मेरा काम है युति अम वन दपू तुम नबा सर अफसर दपू ना मैं बून डाल ना सर पे पता कह उसको ये गो नार कमरस में बिल्कुल सर चैम्बर बिल्कुल सर पन चैम्बर अच्छा बिल्कुल सर ऐसा खाली हाथ में लगा ये तहमत इसके रिक्वेस्ट कर खाली हाथ लग चलिए, इस तरह की खुदसोजी का अमल किसी भी तौर पर जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि इस मामले में पुलिस ने क्या कार्रवाई की है नहीं की है वो दूसरा मामला है, लेकिन किसी भी तौर पर इस तरह का अमल जस्टिफाइड नहीं है। कानून वाज़िह है और अगर कहीं पर किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो जाती है तो उन्हें कानून के एतबार से ही उस सिलसिले को आगे चलाना चाहिए। फिलहाल आज के न्यूज़@6 में बस इतना ही। अपने मेज़बान मीर हिलाल हाजुरी को दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।